नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 23 फरवरी के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले यूक्रेन संकट को देखते हुए रूस और चीन के बीच में जो संबंध है हम उसकी यहाँ पे चर्चा करेंगे। केरल लोकायुक्त अधिनियम को लेकर के जो एडिटोरियल आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। रूस के द्वारा यूक्रेन के दो क्षेत्र डोनेटस्क और लुहांस्क को जो मान्यता दी गई है इसको आधार बना करके जो न्यूज़ आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और ऑनलाइन कौशल गेमिंग उद्योग को बढ़ावा देने की जरूरत है, इसको आधार बना करके जो न्यूज़ आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है एग्जामिंग द रसिया चाइना एक्सिस, और यह टॉपिक समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रूस के द्वारा यूक्रेन के दो क्षेत्रों को मान्यता दिया गया है एक अलग देश के रूप में, और इसको देखते हुए रूस और चीन के बीच में जो गहरे संबंध हैं उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। और यहाँ पर भी इसको समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि पिछले वर्षों में रूस और चीन के बीच में गठबंधन किस तरीके से बढ़ा है। अगर हम रूस और चीन के वर्तमान संबंधों पर बात करें तो यहाँ पर यह बताया गया है कि यूक्रेन संकट के एक महीने पहले रूस के राष्ट्रपति के द्वारा चीन की यात्रा की गई थी, जहां पर यूक्रेन संकट को लेकर के इन दोनों के बीच में चर्चाएं हुई थीं। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि यात्रा के दौरान रूस के विदेश मंत्री ने यह कहा था कि रूस और चीन के बीच में जो मौजूदा संबंध हैं वह अपने पूरे इतिहास में सर्वश्रेष्ठ स्तर पर हैं, यानी कि दोनों के बीच में संबंध है वो काफी अच्छे चल रहे हैं। और यहाँ पर यह बताया गया है कि रूस और चीन के बीच में जो वर्तमान निकटता है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ इन दोनों का साझा विवाद है। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे मुद्दों पर रूस और अमेरिका एक दूसरे का समर्थन नहीं करते, और इसी तरीके से चीन का अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ आर्थिक मामलों पर और बहुत सारे अन्य मामलों पर गतिरोध चलता रहता है। यानी कि यहाँ पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ इन दोनों देशों के जो खराब संबंध हैं वह इन दोनों देशों के निकटता के सबसे बड़े कारण है। तो यहाँ पर इन सभी बातों की चर्चा की गई है। यहाँ पर रूस और चीन के बीच में जो अच्छे संबंध है उसको समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि 2014 में रूस ने चीन को अपनी S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली बेची थी, यानी कि चीन इस सिस्टम का पहला विदेशी खरीदार था। रूस और चीन के बीच में संयुक्त अभ्यास का दायरा भी बढ़ा है। और अगर हम व्यापार की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि दोनों देशों के बीच में व्यापार बहुत ही आगे बढ़ चुका है। और यहाँ पर इन दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है उसमें लगभग 35% की बढ़ोतरी हुई है, और वह अब $147 बिलियन का हो गया है। चीन बड़े पैमाने पर रूस से ऊर्जा आयात करता है, और यहाँ पर रूस की अर्थव्यवस्था चीन पर निर्भर होती दिख रही है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि चीन लगातार 12 वर्षों से रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है, और रूस के कुल विदेशी व्यापार में चीन का हिस्सा लगभग 20% है। दूसरी ओर अगर हम चीन के व्यापार में रूस का हिस्सा देखते हैं तो यह मात्र 2% ही है। यानी कि अगर हम आर्थिक तौर पर देखें तो रूस चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर अब हो चुका है। पिछले महीने जो दोनों राष्ट्रपतियों की बैठक हुई थी उसमें चीन के द्वारा यूक्रेन के मामले में रूस का समर्थन किया गया था, और रूस ने नाटो के विस्तार का विरोध किया था, और इसके बदले में रूस ने वन चाइना पॉलिसी का समर्थन किया और माना कि ताइवान चीन का अभिन्न हिस्सा है, और ताइवान को स्वतंत्र करने का किसी भी प्रयास का रूस के द्वारा विरोध किया जाएगा। यानी कि दोनों देश प्रमुख मुद्दों पर एक दूसरे का समर्थन करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि पिछले साल रूस और चीन के एयरफोर्स के द्वारा पूर्वी चीन सागर में तीसरा संयुक्त रणनीतिक हवाई गश्त किया गया था, जिसे कि चीन ने बहुत सारे देशों के लिए एक चेतावनी के रूप में दर्शाया था। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि रूस और चीन के बीच में जो संबंध है वह धीरे धीरे आगे बढ़े हैं और अपनी ऊंचाइयों पर हैं।
अगर हम यूक्रेन संकट पर चीन की प्रतिक्रिया को देखें तो यहाँ पर यह कहा गया है कि 19 फरवरी को चीन के विदेश मंत्री ने म्यूनिख में सुरक्षा सम्मेलन में यह कहा था कि सभी देशों की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए और उनकी रक्षा भी की जानी चाहिए। यहाँ पर उनके द्वारा ये कहा गया कि यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक बुनियादी मानदंड है जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों का प्रतीक है। यहाँ पर चीन के विदेश मंत्री के द्वारा ये कहा गया कि यह चीन का वैचारिक सिद्धांत भी है और यह यूक्रेन पर भी समान रूप से लागू होता है। लेकिन चीन के ऐसा कहने के बावजूद रूस ने 2 दिनों के बाद ही यूक्रेन के वे इलाके जो कि विद्रोहियों के द्वारा नियंत्रित हैं उन्हें एक अलग गणराज्य के रूप में मान्यता दे दी। आप सभी जानते हैं कि रूस के द्वारा यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क को एक गणराज्य के रूप में मान्यता देने का फैसला किया गया है और यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि यूक्रेन के मामले में चीन रूस पर कोई दबाव नहीं बना रहा। यहाँ पर यह भी समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर रूस और चीन के बीच में संबंध बढ़ रहे हैं उसके भारत के लिए क्या निहितार्थ हो सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि चीन ने बार बार यह रेखांकित किया है कि वह नाटो पर रूस की चिंताओं का समर्थन करता है और इसी तरीके से रूस के द्वारा भी इंडो पैसिफिक में जो चीन की चिंता है उसका समर्थन किया गया है। यहाँ पर यह बताया गया है कि रूस के द्वारा जो यूक्रेन में किया गया है उसके कारण अमेरिका और दूसरे देश रूस पर भारी प्रतिबंध लगाने वाले हैं और यहाँ पर हमने अभी अभी देखा कि रूस व्यापार के मामले में चीन से बहुत ही ज्यादा जुड़ा हुआ है, चीन पर निर्भर है। यानी कि रूस को अभी इन प्रतिबंधों से निपटने के लिए चीन की जरूरत है। यानी कि भारत को यह मान लेना चाहिए कि रूस और चीन के बीच में जो निकटता है वह अभी आगे आने वाले दिनों में जारी रहेगा और आगे भी बढ़ सकता है और इसीलिए भारत और चीन के बीच में जो विवाद है उसमें रूस बहुत ज्यादा आगे बढ़कर के भारत की मदद नहीं कर सकता है, यह भारत को समझ लेना चाहिए। बहुत सारे मुद्दों में खास करके जो उसका गतिरोध चल रहा है चीन के साथ उसमें रूस का लिमिटेड समर्थन ही मिल सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए एक और न्यूज पर हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है अनटेंगलिंग केरला लोकायुक्त कंट्रोवर्सी और ये टॉपिक सामान्य अध्ययन 2 शासन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर लेखक के द्वारा केरल लोकायुक्त अधिनियम में जो चेंजेस करने का प्रस्ताव सरकार के द्वारा लाया गया है उसको लेकर के चर्चा की गई है और यहाँ पर यह कहा गया है कि केरल लोकायुक्त अधिनियम की विधानसभा की एक समिति के द्वारा फिर से जांच की जानी चाहिए और इसे लोकपाल अधिनियम के बराबर लाया जाना चाहिए। यहाँ पर लेखक के द्वारा यह कहा गया है कि यह एक ऐसा कानून है जो भ्रष्ट सार्वजनिक अधिकारियों को दंडित करने का प्रयास करता है, इसीलिए इस कानून को विवादों से ऊपर रखा जाना चाहिए। आप सभी जानते हैं केरल सरकार के द्वारा केरल लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है, लेकिन यहाँ पर विपक्ष के द्वारा सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वह लोकायुक्त की शक्तियों को कम करने का प्रयास कर रहा है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर यहाँ पर विवाद क्या है। आप सभी को पता होगा कि केरल सरकार के द्वारा केरल लोकायुक्त अधिनियम में एक संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है जिसमें यह कहा गया है कि सरकार को सुनवाई का अवसर देने के बाद लोकायुक्त के फैसले को स्वीकार या अस्वीकार करने का शक्ति होना चाहिए। यानी कि लोकायुक्त जो सिफारिश यहाँ पर करेगा उसको सरकार मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। अगर हम केरल लोकायुक्त अधिनियम की धारा 14 की बात करें तो यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर लोकायुक्त के द्वारा सरकार को कोई निर्देश दिया जाता है किसी लोक सेवक को हटाने को लेकर के तो यहाँ पर सरकार को लोकायुक्त के निर्देश को मानना ही पड़ेगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर केरल लोकायुक्त अधिनियम की धारा 14 को लेकर के कंट्रोवर्सी है जिसमें यह कहा गया था कि अगर लोकायुक्त के द्वारा किसी लोक सेवक के खिलाफ अगर कोई निर्देश जारी किए जाते हैं खास करके उसको हटाने के लिए तो यहाँ पर सरकार के द्वारा उसे स्वीकार किया जाएगा या फिर हम कह सकते हैं कि सरकार को उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो संशोधन सरकार लेकर के आई है उसमें यह कहा गया है कि सरकार लोकायुक्त के फैसले को स्वीकार या फिर अस्वीकार कर सकती है और इसी को लेकर के यहाँ पर कंट्रोवर्सी हो रहा है। इस एडिटोरियल में सबसे पहले यह समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर लोकायुक्त अधिनियम की परिकल्पना कैसे की गई।
आप सभी को यह ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि लोकायुक्त या फिर लोकपाल इस शब्द का प्रयोग पहली बार 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रशासनिक सुधार आयोग की एक रिपोर्ट में किया गया था। और लोकपाल को लेकर के जो पहला विधेयक है वह 1968 में लोकसभा में पेश किया गया था, जो सदन के विघटन के साथ ही समाप्त हो गया। और एक लंबे संघर्ष के बाद सरकार के द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को पास किया गया और सरकार ने इसे 1 जनवरी 2014 को अधिसूचित किया। आपको यह ध्यान में रखना है कि लोकपाल कोई साधारण जांच संस्था नहीं है। इसके अध्यक्ष भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश करते हैं। इसमें 8 सदस्य होते हैं, जिनमें से 50% यानी कि 4 सदस्य न्यायिक सदस्य होते हैं। इस प्रकार यह पूरी व्यवस्था न्यायाधीशों से घिरी हुई है। यहाँ पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि लोकपाल के पास क्रमशः जांच और अभियोजन से निपटने के लिए एक जांच विंग और एक अभियोजन विंग है। लोकपाल के पास प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, ग्रुप ए बी सी डी के अधिकारी और केंद्र सरकार के अन्य अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का अधिकार है। जांच के निष्कर्ष के बाद लोकपाल विशेष अदालत में इनके खिलाफ मामला दायर कर सकता है और यदि निष्कर्ष प्रधानमंत्री, मंत्री या संसद सदस्यों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध का खुलासा करते हैं तो यहाँ पर उनके खिलाफ भी मामला विशेष अदालत में दायर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है, जिसमें यह कहा गया है कि लोकपाल के पास राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री या मंत्री को पद से हटाने की सिफारिश करने की शक्ति नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको कि आपको समझना है और इसी को लेकर के आगे यहाँ पर चर्चा भी किया गया है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि लोकपाल प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की भी जांच कर सकता है, मंत्रियों के खिलाफ, संसद सदस्यों के खिलाफ और अधिकारियों के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर सकता है। और यहाँ पर जो प्रथम जांच होता है उसमें अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ या फिर अन्य अधिकारियों के खिलाफ अगर अपराध का खुलासा होता है तो लोकपाल की सिफारिश में विशेष अदालत में मामला दायर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि लोकपाल के पास यह शक्ति नहीं है कि वह राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री या मंत्री को पद से हटाने के लिए कहे। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम राज्यों में सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए कानून द्वारा लोकायुक्त स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर पहले से ही लोकायुक्त स्थापित हैं, जैसे 1971 में महाराष्ट्र में लोकायुक्त की स्थापना की गई थी और उसी तरीके से 1999 में केरल में भी लोकायुक्त के पद की स्थापना की गई थी और यहाँ पर केरल में केरल लोकायुक्त अधिनियम लागू किया गया था और इसी की जो धारा 14 है उसको लेकर के अभी विवाद है। अभी अभी आपने देखा कि धारा 14 में यह कहा गया है कि अगर केरल के लोकायुक्त के द्वारा किसी लोक सेवक को हटाने के लिए कोई सिफारिश की जाती है तो यहाँ पर सरकार को उसको मानना होगा। लेकिन हमने अभी अभी देखा कि लोकपाल के पास राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री या मंत्री को पद से हटाने के लिए कहने की शक्ति नहीं है। बस इसी को लेकर के सारा विवाद है। यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि केरल का जो लोकायुक्त अधिनियम है उसमें जो धारा 14 है उसमें बहुत सारी कमियां हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इस अधिनियम की धारा 14 में यह कहा गया है कि यदि लोक सेवक के खिलाफ शिकायत पर लोकायुक्त संतुष्ट हो जाता है कि उसे अपने पद पर बने नहीं रहना चाहिए तो वह अपनी रिपोर्ट में इस आशय की घोषणा करेगा और यहाँ पर जो सक्षम अधिकारी है वह इसे स्वीकार करेगा और उस अधिकारी पर कार्रवाई करते हुए उसे उसके पद से हटा देगा। दूसरे शब्दों में, यदि लोक सेवक अगर मुख्यमंत्री है या फिर मंत्री है तो उसे तुरंत अपने पद से यहाँ पर इस्तीफा देना होगा। और आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा कोई भी प्रावधान किसी भी राज्य के कानून या फिर केंद्र में जो लोकपाल अधिनियम है उसमें मौजूद नहीं है। और यहाँ पर लेखक के द्वारा केरला लोकायुक्त अधिनियम की धारा 14 के संवैधानिक निहितार्थ पर सवाल उठाए गए हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि यहाँ पर हमें 2 बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। पहला बिंदु यह है कि लोकायुक्त एक जांच करने वाला निकाय है
और एक जांच करने वाले निकाय के पास अपने निष्कर्षों के आधार पर किसी भी लोक सेवक को अपने पद से इस्तीफा देने के निर्देश देने के कोई भी कानूनी अधिकार नहीं होते हैं। यह केवल सक्षम प्राधिकारी को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकता है, जैसा कि लोकपाल अधिनियम में प्रदान किया गया है, और यहाँ पर उस निष्कर्ष पर विशेष अदालत में उस अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि लोकायुक्त मूल रूप से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए कुछ शक्तियों के साथ बनाया गया है। इस निकाय की एकमात्र विशेषता यह है कि इसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश करते हैं। लेकिन यहाँ पर लेखक के द्वारा यह कहा गया है कि चाहे इसके पास जितनी भी शक्तियां हों, लेकिन लोकायुक्त मूल रूप से एक जांच करने वाला निकाय है, और एक जांच करने वाले निकाय के पास उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय की शक्तियां नहीं हो सकती हैं। आप सभी जानते हैं कि न्यायालय ही किसी को हटाने के लिए निर्देश जारी कर सकते हैं, और यहाँ पर लेखक के द्वारा यह कहा गया है कि चाहे लोकपाल हो या फिर लोकायुक्त हो, उनके पास उच्च न्यायालय की शक्तियां नहीं हैं। आप सभी जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ही रिट के प्रकृति में ऐसे निर्देश जारी कर सकते हैं, यानी कि किसी को हटाने के निर्देश जारी कर सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि ये जो पावर दिया गया था केरला लोकायुक्त अधिनियम में धारा 14 के तहत, कि अगर लोकायुक्त किसी अधिकारी को हटाने के यहाँ पर निर्देश देता है तो उसे सरकार को मानना ही होगा, वह संवैधानिक रूप से गलत है। और यहाँ पर जो दूसरा मुद्दा उठाया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यह कहा गया है कि मान लीजिए लोकायुक्त के द्वारा अगर किसी मुख्यमंत्री या फिर मंत्री को हटाने के निर्देश दिए जाते हैं तो क्या उसे हटाया जा सकता है। आप सभी को पता है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 164 में यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री या मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यानी कि प्लेजर पर पद धारण करते हैं, और राज्यपाल को कोई अन्य संस्था मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के निर्देश नहीं दे सकती। यहां पर सरकारिया आयोग का जिक्र किया गया है। आपको यह ध्यान में रखना है कि सरकारिया आयोग ने सुझाव दिया था कि राज्यपाल एक मुख्यमंत्री को तभी बर्खास्त कर सकता है जब वह विधानसभा में अपना बहुमत खो देता है और पद को छोड़ने से इनकार कर देता है। तो यहाँ पर राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि सरकारिया आयोग के इस सिफारिश को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था। यहाँ पर एक अन्य अवसर की चर्चा की गई है जिसमें राज्यपाल मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को हटा सकता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि जब मुख्यमंत्री को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने और कम से कम 2 साल के कारावास की सजा के कारण सदन के सदस्य होने से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो यहां पर राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक मुख्यमंत्री को सदन में बहुमत प्राप्त होने पर इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यहां पर लेखक के द्वारा यह कहा गया है कि राज्यपाल एक उच्च संवैधानिक प्राधिकारी होने के नाते अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करता है और इसे किसी भी निकाय के द्वारा कोई भी निर्देश नहीं जारी किया जा सकता। और इसीलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर लोकायुक्त के द्वारा मुख्यमंत्री को हटाने की सिफारिश की गई है तो यहाँ पर राज्यपाल उस सिफारिश पर मुख्यमंत्री को नहीं हटा सकता। यह संवैधानिक रूप से गलत है। तो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे यहाँ पर उठाए गए हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है, जिससे आपको समझ में आएगा कि आखिर केरला लोकायुक्त अधिनियम की धारा 14 के साथ क्या दिक्कतें हैं। और इसी को लेकर के यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि इस प्रकार केरल लोकायुक्त अधिनियम 1999 की धारा 14 में गंभीर कानूनी खामियां थी जिसे कि यहाँ पर हटाना जरूरी था और सरकार को इसे तत्काल हटा देना चाहिए। यहाँ पर कुछ और प्रावधानों की चर्चा की गई है जो कि केरल लोकायुक्त अधिनियम 1999 में दिए गए हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि केरल लोकायुक्त अधिनियम में जो लोक सेवक की परिभाषा दी गई है उसमें राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को भी शामिल किया गया है। आपको यह ध्यान में रखना है कि लोकायुक्त कानून सार्वजनिक पदाधिकारियों जैसे मंत्रियों, विधायकों या फिर राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जाता है उसको जांच करने के लिए बनाया गया है, यानी कि उसके अंतर्गत ये सभी आते हैं। लेकिन इस अधिनियम की परिभाषा में लोक सेवक के रूप में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को भी शामिल किया गया है
जो कि गलत है। यानी कि यहाँ पर भी चेंज करने की आवश्यकता है लेखक के अनुसार। इसके अलावा लेखक ने इस अधिनियम की धारा 12 को लेकर के भी चर्चा की है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर किसी लोक अधिकारी के खिलाफ लोकायुक्त भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि करता है और यहाँ पर लोकायुक्त के सिफारिश पर अगर सक्षम प्राधिकारी कोई कार्रवाई करता है जिससे कि लोकायुक्त संतुष्ट है, तो यहाँ पर लोकायुक्त उस मामले को बंद भी कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर यह कहा गया है कि सवाल यह है कि लोकायुक्त एक भ्रष्टाचार के मामले को कैसे बंद कर सकता है, जो एक आपराधिक मामला है जिसमें 3 से 7 साल की कैद होती है। लोकायुक्त के पास एक आपराधिक मामले को बंद करने की शक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह न्यायालय नहीं है। तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिसको कि आपको यहाँ पर समझना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये। अभी तक आपने केरला लोकायुक्त अधिनियम की धारा 14 के पक्ष की बातें सुनी होगी, लेकिन यहाँ पर लेखक के द्वारा धारा 14 में जो कमियां हैं उसको लेकर के चर्चा किया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है रशियन रिकॉग्निशन, और यह टॉपिक सम्मान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रूस के द्वारा यूक्रेन के 2 क्षेत्र डोनेट्स्क और लुहांस्क को एक नए गणराज्य के रूप में मान्यता दे दिया गया है, और इसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि डोनेट्स्क और लुहांस्क, जिसे कि सामूहिक रूप से डोनबास के नाम से जाना जाता है, आप फिगर में यहाँ पर देख सकते हैं, यह है यूक्रेन का वो इलाका, और यहाँ पर है डोनेट्स्क और लुहांस्क। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इन दोनों क्षेत्रों को सामूहिक रूप से डोनबास के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर इन दोनों क्षेत्रों में 2014 से ही विद्रोहियों का कब्जा है, लेकिन इसे अभी तक किसी भी देश के द्वारा मान्यता नहीं दिया गया था। और यहाँ पर रूस वो पहला देश है जिसने इन दोनों क्षेत्रों को एक अलग गणराज्य के रूप में मान्यता दिया है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि रूस अब मिन्स्क समझौते के आधार पर बातचीत करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। आपको ध्यान में रखना है कि मिन्स्क समझौता 2014 और 2015 में हुआ था, लेकिन ये समझौते कभी भी पूरी तरीके से लागू नहीं हुए। हालांकि रूस और यूक्रेन ने इस क्षेत्र में जो भी विद्रोह हो रहा है उसको नियंत्रित करने के लिए मिन्स्क समझौते के आधार पर ही बातचीत करने का फैसला लिया था, लेकिन यहाँ पर रूस के द्वारा अब इस समझौते का पालन नहीं किया जा रहा है। रूस अब इस समझौते के आधार पर बातचीत में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर रूस के द्वारा जो ये कार्रवाई की गई है उसके कारण के रूप में ये बताया गया है कि रूस ये चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो। आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर रूस के आसपास के जितने भी देश हैं वे सभी नाटो मेंबर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, चाहे वो इस्टोनिया हो, लातविया हो, लिथुआनिया हो, पोलैंड हो, रोमानिया, ये सभी के सभी नाटो के मेंबर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बस एक बेलारूस एक ऐसा देश है जो कि नाटो का मेंबर नहीं है, और यूक्रेन एक ऐसा देश था जो कि नाटो का मेंबर नहीं है, लेकिन यूक्रेन नाटो का सदस्य बनने की ख्वाहिश रखता है। और यहाँ पर रूस के द्वारा इसी को देखते हुए यूक्रेन के 2 क्षेत्र डोनेट्स्क और लुहांस्क को अपना समर्थन दिया गया है। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये एरिया क्रीमिया का एरिया है जिसे कि रूस के द्वारा 2014 में ही कब्जा कर लिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूस के द्वारा यूक्रेन का नाटो का सदस्य बनने का पुरजोर विरोध किया जा रहा है, और यह सबसे बड़ा जो है यहाँ पर मुद्दा है जिसके कारण रूस ने यह फैसला लिया है। यहाँ पर अगर हम मिन्स्क समझौते की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि 2014 और 15 में 2 ऐसे समझौते हुए हैं जिन्हें हम मिन्स्क 1 और मिन्स्क 2 के नाम से जानते हैं। इसका नाम बेलारूस की राजधानी मिन्स्क के नाम पर रखा गया है क्योंकि यहीं पर इसको लेकर के वार्ता हुई थी, और इसलिए हम इसे मिन्स्क समझौते के नाम से जानते हैं। आपको यह ध्यान में रखना है कि क्रीमिया में जो गतिरोध पैदा हुआ था रूस और यूक्रेन के बीच में, उसके बाद मिन्स्क 1 को सितंबर 2014 में यूक्रेन, रूस और यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, इसके साथ साथ फ्रांस और जर्मनी की मध्यस्थता के साथ लिखा गया, यानी कि रूस और यूक्रेन ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। और यहाँ पर मिन्स्क 1 के तहत जो समझौता हुआ था उसमें 12 सूत्रीय युद्ध विराम के समझौते पर
सहमति जारी की गई थी। तो आपको ध्यान में रखना है कि यूक्रेन और रूस समर्थित विद्रोहियों ने मिन्स्क 1 के तहत 12 सूत्रीय युद्ध विराम समझौते पर अपनी सहमति व्यक्त की थी, जिसमें कैदियों के आदान प्रदान, मानवीय सहायता की डिलीवरी, भारी हथियारों की वापसी शामिल थे। हालांकि दोनों पक्षों के द्वारा इसका उल्लंघन किया गया और समझौता लंबे समय तक नहीं चल पाया। इसके बाद फरवरी 2015 में जैसे ही विद्रोही यूक्रेन में आगे बढ़े, रूस, यूक्रेन, यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन के प्रतिनिधियों और डोनेटस्क और लुहांस्क के नेताओं ने एक 13 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे हम मिन्स्क 2 के समझौते के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो समझौता किया गया उसमें तत्काल युद्ध विराम, भारी हथियारों की वापसी, डोनेटस्क और लुहांस्क के लिए अंतरिम स्वशासन पर बातचीत यूक्रेन के कानून के अनुसार। यहाँ पर यह कहा गया था कि यूक्रेन की संसद डोनेटस्क और लुहांस्क को एक विशेष राज्य का दर्जा देगी और यहाँ पर उन्हें स्वशासन का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन वह यूक्रेन में ही रहेंगे। यहाँ पर यह भी कहा गया था कि यूक्रेन अपने संविधान में सुधार करेगा और डोनेटस्क और लुहांस्क को स्वशासन यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर यह भी कहा गया था कि यूक्रेन डोनेटस्क और लुहांस्क में चुनाव करवाएगा और इसके बदले में ये दोनों क्षेत्र यूक्रेन सरकार के अंदर अपना कार्य करेंगे। तो इस तरह के समझौते यहाँ पर यूक्रेन और विद्रोहियों के बीच में हुए थे। लेकिन यहाँ पर जब से रूस के द्वारा इन दोनों क्षेत्रों को एक अलग गणराज्य के रूप में मान्यता दिया गया है, तब से रूस अब इन समझौते का आदर नहीं कर रहा है और वह मिन्स्क समझौते के आधार पर कोई भी बातचीत करना नहीं चाहता। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है रेगुलेशन नॉट प्रोहिबिशन और ये टॉपिक समान अध्ययन 3 आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि ऑनलाइन कौशल गेमिंग उद्योग को उम्मीद है कि राज्य सरकारें जल्द ही एक ऐसी नीति बनाएंगी जिससे कि इस उद्योग को आगे बढ़ाया जा सके। आप सभी जानते हैं कि 14 फरवरी को कर्नाटक उच्च न्यायालय के द्वारा कर्नाटक पुलिस संशोधन अधिनियम 2021 को असंवैधानिक बताते हुए इसके प्रावधानों को रद्द कर दिया गया और इसके पहले भी ऐसे ही फैसले मद्रास और केरल उच्च न्यायालयों के द्वारा लिए गए हैं। यानी कि पिछले 7 महीने में यह तीसरा महत्वपूर्ण न्यायिक फैसला है ऑनलाइन कौशल गेमिंग उद्योग को लेकर के। और इसी को लेकर के यहाँ पर चर्चा करते हुए लेखक का ये कहना है कि सरकारों को इस पर प्रतिबंध लगाने के बजाय इस क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं उसको लेकर के नए नियम बनाने चाहिए। और यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि तीनों उच्च न्यायालयों के द्वारा जो फैसला लिया गया है वह कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो फैसले लिए गए हैं उसकी पुष्टि करता है कि कौशल के खेल और मौके के खेल यानी कि जुआ संवैधानिक महत्व के 2 अलग अलग कानूनी अवधारणाएं हैं। यानी कि हम कौशल के खेल और मौके के खेल यानी कि जुआ को एक ही पायदान पर रख करके नहीं देख सकते। आप सभी को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि द स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम RMD चमार बागवाला और RMD चमार बागवाला बनाम द यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस हुआ था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह साफ साफ कहा था कि किसी भी खेल में यदि कौशल का तत्व मौका के तत्व पर हावी है यानी कि कौशल ज्यादा है और मौका कम है तो यहाँ पर इसे कौशल का खेल माना जाएगा, इसे जुआ नहीं माना जा सकता। लेकिन यहाँ पर जो प्रमुख बात है वह यह है कि यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहना है कि सरकारों को, चाहे वह केंद्र सरकार हो चाहे वह राज्य सरकार हो, उन्हें इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने को लेकर के काम करना चाहिए। यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि न्यायिक मान्यता के साथ साथ केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार ने जो ये घोषणा की है कि एक एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, यह एक अच्छा कदम है। और यहाँ पर सरकारों को इसको ध्यान में रखते हुए अपने अपने राज्यों में इस उद्योग को बढ़ावा देने को लेकर के काम करना चाहिए। यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अपार निवेश और राजस्व पैदा करने की क्षमता है और इसके कारण देश में रोजगार भी पैदा हो सकता है। यहाँ पर यह जानकारी दिया गया है इस क्षेत्र में वर्तमान में 40,000 लोग कार्यरत हैं और गेमिंग को
भारत सरकार के द्वारा फोकस क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया है, जिसमें सेमीकंडक्टर, दूरसंचार, फिनटेक और एनिमेशन और ग्राफिक जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यानी कि केंद्र सरकार इस क्षेत्र को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, राज्यों को भी इसी का अनुकरण करना चाहिए। यहाँ पर यह भी बताया गया है लेखक के द्वारा कि इस क्षेत्र को बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है और पिछले 5 वर्षों में इस क्षेत्र में लगभग 1700 मिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ है। यानी कि यहाँ पर भारत में और भी ज़्यादा निवेश हो सकता है। और यहाँ पर यह समझाया गया है लेखक के द्वारा कि भारत में जो निवेश बढ़ रहा है वह इस कारण से है क्योंकि भारत में ऑनलाइन गेम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता है। यहाँ पर जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि यहाँ पर न्यायालयों के द्वारा भी ऑनलाइन गेमिंग को कौशल के खेल के रूप में अलग किया गया है। यानी कि यहाँ पर जो निवेश करने वाले कंपनियां हैं उन्हें ये लगता है कि उनका जो निवेश है इस क्षेत्र में यहाँ पर सुरक्षित होगा, क्योंकि पहले ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जुए और कौशल के खेल में जो अंतर है उसे साफ कर दिया गया है। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और इसीलिए यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि राज्य सरकारों को यहाँ पर इस पर बैन लगाने से ज़्यादा अच्छा है कि वे इसको आगे बढ़ाने के काम करें। वे ऐसे कानून बनाएं जिससे इनका दुरुपयोग भी ना हो और इस क्षेत्र में रोजगार पैदा हो, निवेश आए, जिससे कि यह क्षेत्र और आगे बढ़े। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए अब आज के विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, केरल लोकायुक्त अधिनियम की विधानसभा की एक समिति द्वारा फिर से जांच की जानी चाहिए और इसे लोकपाल अधिनियम के बराबर लाया जाना चाहिए, कथन पर अपनी राय रखें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको डिटेल में यह समझाने का प्रयास किया कि आखिर केरल लोकायुक्त अधिनियम में और लोकपाल अधिनियम में क्या अंतर है। आप उन सभी अंतर का यहाँ पर चर्चा करें। यहाँ पर इसकी जो धारा 14 है उसमें कौन सी विशेष बातें कही गई हैं और क्यों यह कानूनी रूप से और संवैधानिक रूप से गलत है, इस पर जो यहाँ पर बातें कही गई हैं उसका आप यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूक्रेन के घटना को ध्यान में रखते हुए रूस और चीन के बीच संबंध पर चर्चा करें और पिछले वर्षों में उनका गठबंधन कैसे बढ़ा है उसका विश्लेषण करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं जिससे कि आपको ये पता चलता है कि रूस और चीन के बीच में जो संबंध हैं वह कैसे आगे बढ़े हैं। उन सभी एग्जाम्पल को आप यहाँ पर लिख सकते हैं और यूक्रेन पर जिस तरीके से चीन के द्वारा रूस का समर्थन किया गया है आप उसका भी उल्लेख कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर लिखने का प्रयास करें। आशा करता हूं कि आपको आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको आप लोग नोट कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।